Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले हैं Poets and Pancakes written by Asoka Mitran. So फटाफट से चैट बॉक्स में अशोका मित्रन ओपी कर दीजिए. In addition to that यार मैं यहाँ पे खास के मतलब एक साथ एक क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक साथ एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट ना हो, पूरे दिन के अंदर कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक लंबी क्लास हो तो वो सिर्फ आपकी हो. और आप वीडियोस को शेयर भी नहीं कर रहे हो यार. मतलब आप उम्मीद त्याग चुके हो क्या इस चीज की कि आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, कि ये वीडियोस आपके काम आ सकती है. हाँ, क्योंकि ऐसा है तो मेरे को बता दो यार, फिर मैं भी बाकी बच्चों का भला करूं. मेरे बेचारे अनअकैडमी प्लस वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कहीं और, फिर मैं अपना पूरा डेडिकेशन लगाऊं. क्योंकि अगर यार आपके लिए मैं डेडिकेशन लगा रही हूं कि नहीं मेरे बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है तो अब मेरे को पूरा ही करना है, और मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस फुल ऑन डिस्क्रिप्शन के साथ आपके लिए बना रही हूँ, तो यार कुछ तो कदर करो इसकी. थोड़ा शेयर वेयर करो यार, थोड़ा अननेम्ड सीरीज को थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ. आज हम पोएट्स एंड पैनकेक्स करने वाले हैं और ये चैप्टर ऐसा समझ आने वाला है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं समझ आया होगा. तो यार उसके लिए थोड़ा चीयर करो. कमेंट बॉक्स एकदम खाली पड़ा है, शेयर आप कर नहीं रहे हो. वेरी सैड है, वेरी डिसहार्टनिंग यार. एनीवे, सो प्लीज डू दैट. लेट्स स्टार्ट. पोएट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन ने इसे लिखा है. बहुत ही कमाल का चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपको कोई स्टोरी ही नहीं मिलेगी. अगर आप इंतजार कर रहे हो कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी टाइप्स कुछ आपको यहाँ मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किस्से हैं. ऐसा होता है ना, आप बैठे हो अपने दोस्त के साथ एंड देन आपको एक सर्टन साल याद आ जाता है. मतलब वैसे तो मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि मेरे को सर्टन दिन भी याद नहीं आ पा रहा है, बट एनीवे आपको एक सर्टन साल याद आ जाता है. दैट यू सिट एंड यू स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट इट एंड एक किस्से से दूसरे किस्से से तीसरे किस्से तक आप कब पहुंच जाते हो आपको रियलाइज ही नहीं होता. एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है बिकॉज अशोका मित्रन ने क्या किया, उनके ये जो ईयर्स थे विद बॉस, ही सेज जो मेरे ईयर्स थे विद बॉस, मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी है माय ईयर्स विद बॉस, और उसका एक एक्सेप्ट जो है बच्चों हमारे सामने मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ पे एक किस्से से दूसरे किस्से से तीसरे किस्से तक हम जाते रहेंगे और एक एक किस्सा जो है अशोका मित्रन हमारे सामने यहाँ पर रख रहे हैं. तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आएगा इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट. बहुत सारे इवेंट्स है, so you have to prepare एक सीरीज ऑफ इवेंट्स in order to learn this chapter, but don't worry because you're studying from this channel. I've already done that. यहाँ पे ओजी नोट्स के अंदर, बाकी टेलीग्राम पे आपके सारे ओजी नोट्स अपलोडेड है यार. प्लीज टेलीग्राम भी जाकर देख लो और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लो. ये भी मैं क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगी. चलो जी, अशोका मित्रन कौन थे? अशोका मित्रन वॉज अ प्रोमिनेंट तमिल राइटर. जी हाँ, प्रोमिनेंट तमिल राइटर थे. उनको उनके रियलिस्टिक, ह्यूमरस और रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता था. उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में लंबे टाइम तक काम किया. जेमिनी स्टूडियो अर्ली इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म स्टूडियोज था. उनका जॉब बहुत ही क्लरिकल नेचर का था, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ था. मतलब उन्हें कुछ भी नहीं करना होता था, उन्हें सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो फाइल करनी होती थी. तो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग करनी होती थी और उसे फाइल करना होता था. दैट वाज हिज जॉब एंड नथिंग एल्स. But it gave him a close view of human behavior, creative egos and institutional functioning. क्योंकि आपका काम इतना इनसिग्निफिकेंट होता है तो आप दूसरों के कामों में पूरी दखल डालना शुरू कर देते हो. आप उन्हें और क्लोजली देखते हो. मजाक कर रही हूँ, आप उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो और वही यहाँ पे हुआ. उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, क्रिएटिव ईगोस को ऑब्जर्व किया, जेमिनी स्टूडियो एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करता है उसे देखा और क्लोजली ऑब्जर्व किया हमारी इंटायर फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को. His writing does not attack people directly. यहाँ पे आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखोगे पूरे चैप्टर में that is blaming someone. एकदम डायरेक्टली वो किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आने वाला है. Instead he uses gentle humor, irony and anecdotal narration. तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही जेंटल ह्यूमर है, सरकाजम आपको नजर आ रहा है, थोड़ी आयरनी उन्होंने की है. और एनेक्डोटल वे के अंदर, एनेक्डोट बेसिकली स्टोरी टेलिंग होता है, मतलब बेसिकली कोई स्टोरी होता है, कोई इलस्ट्रेशन होता है.
तो यहाँ पे वो जो स्टोरी वाला नरेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, टू एक्सपोज कॉन्ट्रडिक्शंस इन सोसाइटी। अब ये सारी बातें मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आता है कि भैया बता दो कि कैसे लिखते हैं अशोका मित्रन, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, उनका नरेशन कैसा है, तो मेरे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, कहते ओहो मैम पता ही नहीं कैसा है। हाँ, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एकदम डब्बा गोल हो जाता है, इसीलिए सारी चीजें इंक्लूड करती हूं ताकि से तुम्हारा डब्बा गोल नहीं हो और तुम इन्हें याद करके आंसर में लिख सको। Poets and Pancakes is an extract from his autobiographical work My Years with Boss। तो आप इसमें नरेशन थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल देखेंगे, where the boss refers to SS Vasan, the owner of Gemini Studios। यहाँ पे बॉस SS वासन हैं जो कि ओनर थे Gemini Studios के। ऑल राइट, टाइटल जस्टिफिकेशन, देखो भैया टाइटल सिंबॉलिक भी है और आयरॉनिक भी है। ऐसा इसके लिए है बिकॉज यहाँ पे पैनकेक रेफर्स टू द थिक मेकअप मटेरियल यूज्ड एक्सेसिवली ऑन एक्टर्स, सिंबलाइजिंग आर्टिफिशियल ब्यूटी, सुपरफिशियलिटी एंड कमर्शियल सिनेमा। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में जैसे आपने पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम सुना तो पैनकेक्स देखते ही भूख लग गई होगी कि अरे बस अब तो मस्त पैनकेक खाएंगे, बट ये वो वाले पैनकेक नहीं है बिकॉज पैनकेक एक्चुअली एक ऐसा मेकअप मटेरियल है जो एक्टर्स पे भर भर के यूज किया जाता था। और ये मेकअप मटेरियल जो है ये दिखाता है, ये सिंबलाइज करता है कि आर्टिफिशियल ब्यूटी यहाँ पे इस पूरे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में चल रही है, सुपरफिशियलिटी चल रही है, ऑन द सरफेस जो है उसको देखकर हम जज कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कमर्शियल सिनेमा की सच्चाई भी ये पैनकेक हमारे सामने लेकर आता है। Poets refer to writers, intellectual and creative mind present in Gemini Studios। So poets वो सारे लोग हैं जो Gemini Studio में अपने दिमाग का पूर्णतया इस्तेमाल कर कर और अच्छी अच्छी स्टोरीज क्रिएट करते हैं। The irony lies in the fact that the poets and writers exist in a place dominated by makeup, glamour and profit। यार एक तरफ तो आप poets and writers को कहते हो यार ये लोग ना अलग दुनिया के लिए बने हुए हैं, ये लोग ना एक ऐसी दुनिया के लिए बने हुए हैं जो बहुत ही हम कह सकते हैं लेजर वाली है, इन्हें लेजर टाइम चाहिए सोचने के लिए और लिखने के लिए, ये खो जाते हैं शब्दों की दुनिया में, रियलिटी में, इसमें उसमें, अपनी ख्वाब भी रियलिटी में, कभी ख्वाब में। तो हम एक तरफ तो ये सब देखते हैं और दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि ये सारे लोग एक ऐसी जगह बिठा दिए गए हैं जो जगह मेकअप डोमिनेट करता है, जो जगह ग्लैमर और प्रॉफिट से भरी हुई है। तो एक बहुत बड़ी आयरनी हमें यहां नजर आती है। क्रिएटिविटी इज प्रेजेंट बट इट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, मिसयूज्ड और इग्नोर्ड। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। द टाइटल कैप्चर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जेन्युइन क्रिएटिविटी एंड आर्टिफिशियल शोमैनशिप। टाइटल आपको यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि एक तरफ आपके लिए जेन्युइन क्रिएटिविटी है, एक तरफ जेन्युइनली लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल कर कर क्रिएटिव होकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल शोमैनशिप है। आपको ऐसे लोग पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं जो हकीकत में वैसे दिखते भी नहीं है। कमाल की बात यह है कि हम लोग भी एज एन ऑडियंस ना फेल हो जाते हैं बिकॉज जब लोग अपनी हकीकत हमें दिखाने लगते हैं तो हमें पसंद आती नहीं है। हम लोगों को इतनी आदत हो गई है इस आर्टिफिशियलिटी की, सुपरफिशियलिटी की, कि हम लोगों को इस आर्टिफिशियल लुक में ही देखना चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि लोग अपना सच हमारे सामने लेकर आए, बिकॉज द मिनट वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें जज करने लगते हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंडसेट के ऊपर भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। हाँ, क्या ऑडियंस सच में सच देखना चाहती भी है या नहीं। Thus, the title is justified as it reflects the central contrast and satire of the chapter. Next is theme. The chapter highlights the gap between artistic creativity and commercial filmmaking। देखो एक तरफ तो artistic creativity है और दूसरे तरफ commercial filmmaking है। Filmmaking जिसका एक ही उद्देश्य है और वो है profit कमाना। ठीक है। It shows how poets, writers and intellectuals struggle to find relevance in profit-driven film industry that values appearance over depth। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पोएट्स, राइटर्स और बाकी इंटेलेक्चुअल्स किस तरीके से इस प्रॉफिट ड्रिवन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बना नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस डेप्थ के साथ वो आते हैं, जिस गहराई के साथ वो आते हैं, जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो आते हैं, जिस क्रिएटिविटी के साथ वो आते हैं, उसकी फिल्म मेकिंग में कोई भी जगह नहीं है। ओके, सब थीम्स जिनके बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी, आर्ट वर्सेस कॉमर्स। ठीक है, एक तरफ क्रिएटिविटी है, दूसरी तरफ पैसा है।
ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन एंड जेलेसी, आपको ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन और जेलेसी नजर आएगा बिकॉज हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लड़ते हुए देखेंगे। पावर हायरार्की इन इंस्टीट्यूशन हम देखेंगे, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा इंसान कोई है, फिर कोई है, फिर कोई है, एक हायरार्की होती है और हायरार्की यहाँ पर भी है। पॉलिटिकल इग्नोरेंस हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी चीजों को पॉलिटिकली इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता बट वो एक्चुअली इंपॉर्टेंस की होती है। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका कल्चरल डिस्कनेक्ट। कल्चरल डिस्कनेक्ट ओके, जैसे कि हम चैप्टर के अंदर देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों का आना होगा इस चैप्टर में जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। आयरनी ऑफ टैलेंट, बिकॉज रियल टैलेंट जो है उसकी कोई कदर नहीं है, रियल टैलेंट को अननोटिस जाने दिया जाता है, रियल टैलेंट को कभी भी तालियों से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। चैप्टर के अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है जैसे कि आयरनी का, क्योंकि यहाँ पे पोएट्स प्रेजेंट है बट पोएट्री इररिलेवेंट है। सटायर का इस्तेमाल हुआ है, बेसिकली जेंटल मॉकरी की गई है स्टूडियो प्रैक्टिसेस की। ह्यूमर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेकअप का एग्जैजरेशन, कैरेक्टर के बारे में लिखना। सिंबॉलिज्म बिकॉज पैनकेक इक्वल्स टू आर्टिफिशियलिटी और सुपरफिशियलिटी। एंड एनेक्डोट, बेसिकली पर्सनल मेमोरीज को इस्तेमाल किया गया है एज नैरेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको किस्से कहानियां याद आते हैं तो एनेक्डोट्स क्या है, वो किस्से कहानियां ही तो है, तो वो एकदम से आपके सामने रखी गई है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स विथ मीनिंग, कुछ वर्ड्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझो। सबसे पहले पैनकेक, पैनकेक इज द ब्रांड ऑफ थिक मेकअप। Fiery misery is extreme heat and discomfort. Blew over is lost temperature suddenly. Catapulated is thrown into situation. Coat of mail is armor like clothing. Played into their hands is basically helped unknowingly. Favorite haunt is basically regular meeting place. Or heard a bell ringing is sudden realization. चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले बात करेंगे मेकअप मटेरियल के बारे में, पैनकेक के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पैनकेक एक ब्रांड नेम था थिक मेकअप मटेरियल का, जिसे जेमिनी स्टूडियो में यूज किया जाता था और भर भर कर खरीदा जाता था। ये इतना यूज किया जाता था फेमस एक्ट्रेसेस के द्वारा कि एक जेनरेशन की जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो पैनकेक को देखते ही समझ जाएगी। बट ऑफकोर्स हर एक ब्रांड का अपना एक एरा होता है और इसीलिए शायद ग्रीटा गार्बो, मिस गौहर, वैजंती माला, ये जेनरेशन के जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो जरूर इस मेकअप ब्रांड को समझते होंगे। बट ऑफ कोर्स बिकॉज इसका अपना एक एरा था और उसके बाद में पैनकेक नहीं लगाया गया, तो रति अग्निहोत्री का जो एरा था उस टाइम पे या उस टाइम के जो एक्टर्स होंगे उन्होंने पैनकेक का नाम तक नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये हमें पता लगा देता है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कि कैसे ये जो मेकअप था ये अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था पर आज जो है वो आउटडेटेड है। अब कुछ कुछ चीजें जो आपको यहाँ से नोट करनी है वो मैंने मार्जिन नोट्स के अंदर डाली है, बिकॉज दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ किस्सा एंड कहानियां एंड आई नो दैट यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग एंड द इंटरप्रिटेशन एंड दिस एंड दैट, सो आई हैव क्रिएटेड मार्जिन नोट्स फॉर यू। नाउ दीज मार्जिन नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर द चैप्टर और द क्रक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ। So that's what I've tried to do here. Just जब आप डाउनलोड करेंगे इस PDF को, just go through this and you'll be able to remember everything or recall everything. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। हमें अशोका मित्रन बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपरी माले पर जो है स्थित किया गया है, जहां पे रॉबर्ट क्लीव का तबेला हुआ करता था। बहुत सारी बिल्डिंग मद्रास के अंदर रॉबर्ट क्लीव से कनेक्टेड मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं ह्यूमरसली ताकि वो एग्जैजरेशन शो कर सके कि कैसा कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा था पूरे मद्रास के अंदर। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि रॉबर्ट क्लीव इसके लिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची से शादी कर ली थी। इसके बाद में चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं मेकअप रूम और उसके मिजरी के बारे में। हम बात करते हैं कि मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइट्स है जो बड़े बड़े मिरर्स के पास में प्लेस की गई है। ये जो इनकैंडेसेंट लाइट्स हैं इनमें से बहुत बहुत गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से एक्टर्स जो होते हैं जो उनके सामने बैठकर मेकअप कराते हैं वो तो झुलस ही जाते होंगे और इसीलिए इसे फायरी मिजरी कहा गया है।
इसके बाद में वो डिस्कस करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, बिकॉज ये मेकअप डिपार्टमेंट जिस मेकअप रूम के अंदर ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है इसको हेड करने वाले लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं इंडिया के। एक बंगाली, महाराष्ट्रियन, कन्नडिगा, आंध्रा, क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, तमिल, ये सारे के सारे लोग जो है आपको देखने को मिलेंगे मेकअप डिपार्टमेंट में। ये जो डाइवर्सिटी है इससे हमें ये पता चलता है कि शायद भारत में उतना नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगा, शायद हमारे देश में उतना नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगा जितना नेशनल इंटीग्रेशन तो इस मेकअप डिपार्टमेंट में है। तो शायद गवर्नमेंट ने रेडियो और टेलीविजन पे ऐसे ही नेशनल इंटीग्रेशन के नारे चलाना शुरू किया क्योंकि यहां पे तो ये नेशनल इंटीग्रेशन उससे कई पहले आ गया था। फिर बात की जाती है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टर्स के बारे में। एक्चुअली बात यह है कि एक्टर्स को मेकअप के सामने एक्टर्स को कैमरा के सामने जाना है एंड 95% जो शूट है वो इंडोर होना है। अब ये एक्टर्स अगर आप रियलिटी में देखोगे तो हो सकता है कि बहुत ही खूबसूरत हो और इनके जो फीचर्स आपको कैमरा पे दिखते हैं वो रियलिटी में भी दिखे, बट जब ये लोग वैसे ही कैमरा के सामने आते हैं, बिकॉज इंडोर शूटिंग होती है एंड लाइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उनके वो जो फीचर्स है वो प्रॉपरली निकल कर नहीं आ पाते। उनके फीचर्स को प्रॉपरली दिखाने के लिए पहले उन्हें भद्दा दिखाया जाता है ताकि वो कैमरे पे प्रेजेंटेबल लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके फीचर्स कुछ हैं जो इन पर्सन दिख रहे हैं तो उन फीचर्स को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो बहुत ज्यादा इनफैक्ट बढ़ाया जाता है और फिर उन्हें कैमरा के सामने प्लेस किया जाता है क्योंकि कैमरा वो 100% पिक नहीं करता। तो कैमरा पे वो डिसेंट दिखते हैं, बट अगर उनको आप रियलिटी में देख लोगे विद सच मेकअप ऑन देम तो आप सोचोगे कि वो शायद कोई हिडियस मॉन्स्टर है, क्योंकि वो लाल, सफेद, काले अलग तरीके से दिख रहे होते हैं। कहीं कुछ काजल फैल रहा है, कहीं कोई ब्लश आ रहा है, कहीं पे कोई फाउंडेशन है, तो वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने बोला कि मेकअप रूम के अंदर लोगों को, डिसेंट लुकिंग लोगों को मॉन्स्ट्रस बनाया जाता था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा पैनकेक, बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते थे। ऐसा इसके लिए होता था क्योंकि शूटिंग इंडोर्स होती थी और हैवी मेकअप करना जरूरी होता था ताकि एक्टर स्क्रीन पे एक्सेप्टेबल नजर आए। ऑलराइट, इसके बाद भी हमें बताया जाता है कि बताओ मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले एक चीफ मेकअप मैन था जो कि लीड एक्टर्स के साथ ही काम करता था। उसके असिस्टेंट जो होते थे वो सेकेंडरी रोल्स वाले बंदों को हैंडल करते थे। अच्छा, इसका एक जूनियर असिस्टेंट होता था जो कि केवल और केवल कॉमेडियन का मेकअप करता था, और फिर आता था एक ऑफिस बॉय। जी हाँ, हमारे जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था, और ये जो ऑफिस बॉय था ये क्राउड का मेकअप किया करता था। During crowd scenes, the office boy applied makeup roughly using large containers. ये एकदम वैसा ही है जैसा आपके एनुअल फंक्शंस में होता है। एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है सब लोगों पे मेकअप लगाने की, तो वो एक पतीला लेकर आते हैं और उसमें लिटरली एक ही कलर का फाउंडेशन लगा घोल दिया जाता है और बच्चों के ऊपर पोत दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों का क्या कॉम्प्लेक्शन है, उनका क्या स्किन टेक्सचर है, क्या नहीं है, वो एक ही सब जगह लगा दिया जाता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है क्योंकि ये ऑफिस बॉय की भी यही जिम्मेदारी है टू लिटरली पुट द एंटायर मेकअप ऑन पीपल्स फेसेस। ऑलराइट, अब ये जो ऑफिस बॉय है, ये ऑफिस बॉय आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बॉय है, बट ही वाज नॉट सो यंग। इनफैक्ट वो अपने 40s में था। इसने स्टूडियो बहुत ही उम्मीदों और ड्रीम्स के साथ ज्वाइन किया था। उसने सोचा वो एक एक्टर बनेगा, राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, लिरिसिस्ट बनेगा, बट वो कुछ भी नहीं बन पाया। वो बहुत ही इस वजह से बहुत ही बेटर हो गया क्योंकि उसके अंदर इतना सारा टैलेंट था, पोएट वो था ही, और उसके बावजूद भी उसके टैलेंट को जगह नहीं मिली और उसे फेंक दिया गया, लगा दिया गया एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो नहीं जाना चाहता था। ये जो उसका फेलियर था, ये फेलियर उसके अंदर कड़वाहट भर देता है और इसीलिए इंटायर चैप्टर के अंदर हमें वो कड़वा कड़वा नजर आता है। अच्छा, अब ऑथर के जॉब के बारे में हम बात करते हैं कि ऑथर उन दिनों में क्यूबिकल में काम किया करते थे जहां पे वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कट कर फाइल किया करते थे। क्योंकि उनका काम लोगों को बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता था तो आमतौर पर लोग आ जाया करते थे और उनको ताने दिया करते थे, काम की इंपॉर्टेंस सिखाया करते थे, या कुछ लोग आकर अपने मन की भड़ास निकाल दिया करते थे। यहाँ पर यही चीज को देखकर यहाँ पे हमारा ऑफिस बॉय भी एक दिन आ जाता
है। अब ऑफिस बॉय ने देखा कि क्योंकि अशोकामित्रन तो खाली बंदा है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है, तो वो आकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालने लगे। ऑफिस बॉय आते थे और आकर अशोकामित्रन को बताते थे कि किस तरीके से उनका जो लिटरेरी टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो पर्वर्ट्स को बिलोंग करता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि इन पर्वर्ट्स को बिलोंग करता है, बाबर्स को बिलोंग करता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर मैं लगा हुआ हूं, मेरा लिटरेरी टैलेंट यहां पर वेस्ट हो रहा है। उसके लेक्चर्स, उसकी पीरियड इतनी लंबी होती थी कि ऑथर कुछ दिनों में तो प्रार्थना करने लग गए थे कि हे भगवान, हे प्रभु, क्यों नहीं आपने क्राउड की शूटिंग कराई है, क्राउड की शूटिंग कराओ ताकि ये बंदा अपने काम पर लगे। एनीवे, इसके बाद में आता है पैरा 10 वेयर ऑफिस बॉयज एंगर एंड सुबु के बीच का कनेक्शन हमें नजर आता है। एक्चुअली ऑफिस बॉय जब भी अपनी फ्रस्ट्रेशन अशोकामित्रन के पास निकालने आते थे तो तब वो यही बताते थे कि उनकी इस पूरी ह्यूमिलिएशन का कारण, उनके टैलेंट का वेस्ट होने के पीछे जो कारण है, या फिर उनका ऐसे डिपार्टमेंट में लगने के पीछे जो कारण है, जो डिपार्टमेंट केवल बाबर्स और पर्वर्ट्स का है, उसके पीछे अगर कोई बंदा है तो वो है कोठा मंगलम सुबु। अकॉर्डिंग टू ऑफिस बॉय, कोठा मंगलम सुबु जो है वो उनके मिसफॉर्चून का जिम्मेदार था। ठीक है, अब ये सुबु था कौन? अच्छा, ऐसा वो इसीलिए भी मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्हें लगता था कि ही वॉज वे मोर टैलेंटेड देन सुबु, बट सुबु गॉट अहेड इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। अब ये सुबु था कौन? सुबु वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन एट जेमिनी स्टूडियो, ऑफ कोर्स आफ्टर एस.एस. वासन. So first was S.S. Vasan and then Subu. Unlike the office boy, Subu had faced greater struggles in his early career. Though not highly educated, his background exposed him to influential people. यही चीज जो है वो खटकती थी हमारे ऑफिस बॉय को, क्योंकि ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि सुबु के पास में कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, और वो है कास्ट। क्योंकि वो एक सर्टेन कास्ट को बिलोंग करता था, इसी वजह से वो कुछ सर्टेन लोगों के नेटवर्क में आया, सर्टेन लोगों से बात करता था और उसको कुछ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज मिली जो कि ऑफिस बॉय को नहीं मिली। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हिज कास्ट कि वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ा है। अब सुबु की प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सुबु में ऐसा क्या था अपार्ट फ्रॉम हिज कास्ट जिसके चलते वो एक्चुअली इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर पाया। देखो यार, सुबु बहुत ही चीयरफुल था। मतलब आप उसको एक फेल्ड फिल्म के बाद भी मुंह फुलाए हुए नहीं देखोगे, आप उसको एक फेल्ड फिल्म के बाद भी बहुत ही चीयरफुल मैनर के अंदर देखोगे। बहुत ही चीयरफुल पर्सन था। He was extremely loyal to the boss. वो बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था। He was extremely loyal and he used his creativity entirely for his benefit. He could instantly suggest multiple creative solution, making film production smooth and efficient. हालांकि वो उसके पास हर एक इंसान को देने के लिए कोई ना कोई हर एक इंसान को देने के लिए कोई ना कोई काम होता था। तो उसका काम क्या था? उसका काम था अपनी क्रिएटिविटी और अपनी लॉयल्टी बॉस को देना। वो इतना क्रिएटिव था, इतना इनोवेटिव था कि अगर आप उसके पास जाओगे और जाकर एक सीन बताओगे और कहोगे कि भैया ये सीन को कैसे करना है, तो वो आपके सामने 14 ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर देगा और कहेगा कि इस तरीके से आप इस सीन को प्रेजेंट कर सकते हो, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मिनटों के अंदर वो ये ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए तैयार कर देगा। मतलब सुबह को जाकर अगर आप ये भी कहोगे कि चूहे ने शेरनी को मार दिया अंडर द वाटर, और उसके बाद में अब चूहे को शेरनी के बच्चों को देखकर तरस आ रहा है कि ओहो ये बच्चे तो अनाथ हो गए, और वो अब उनका लालन पालन कर रहा है, ये पूरा सीन कैसे होगा? सुबह बताओ। आप बस एक बार इशारा करो और सुबह 2 मिनट के अंदर, मिनटों के अंदर आपके सामने 4 ऐसे तरीके लेके आ जाएगा। अरे 4 छोड़ो, 14, अरे 14, 40 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ जाएगा जिन तरीकों से आप एक्चुअली इस सीन को परफॉर्म कर सकते हो। इट इज जस्ट अ वे ऑफ एग्जैजरेटिंग, लेट मी टेल यू। ऐसा इंसान अगर आपके पास होता है तो फिल्म मेकिंग बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई सुबु यहां पर इतना इंपॉर्टेंस रखता था। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, अ राइटर एंड एक्टर।
अगर वो किसी मूवी में है, वैसे तो उसको ना तो लीड एक्टर बनने का कोई शौक था और ना ही उसे लीड पर खड़ा किया जाता था, पर अगर वो किसी मूवी के अंदर मौजूद है तो लीड एक्टर को छोड़कर सब सुबू को देखते थे। वो इतने कमाल का एक्टर था, वो कमाल की पोएट्री करता था और उसने एक बहुत ही खूबसूरत नॉवल लिखी थी देवदासीज की प्रथा पे, जिसे हम लोगों ने बंद करवा दिया है। सोशल इविल था, हमारे लॉ ने इसे बंद कर दिया है। देवदासीज की प्रथा पर उन्होंने एक नॉवल लिखी थी और कैरेक्टर्स को इतने ब्यूटीफुली बनाया था कि आप उस नॉवल को पढ़ोगे ऐसा लगेगा आपके सामने वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। ऑल राइट, तो आप देखोगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबू को इन सारी चीजों के लिए क्यों नहीं जाना जाता था? बिकॉज ही वॉज सो गुड एट फिल्म मेकिंग, ही वॉज सो गुड एट वॉट एवर दैट ही यूज्ड टू डू इन जेमिनी स्टूडियोज के बाकी सारी चीजें उसके इस टैलेंट के सामने छोटी लगने लगती थी। अच्छा, अभी यहीं पे सुबू का काम खत्म नहीं हुआ। सुबू बहुत ही जेनरस और बहुत ही कमाल का बंदा था, बहुत ही चैरिटेबल बंदा था और उसके भी दुश्मन थे। मतलब यार, कोई बुरा इंसान हो, बुरी हरकतें करता हो, अच्छा आचरण ना रखता हो, ऐसे इंसान के दुश्मन हो तो समझ में भी आता है। एक अच्छे इंसान का दुश्मन होना तो बहुत ही गलत है यार। मतलब इस दुनिया के अंदर अगर सुबू जैसे इंसान का दुश्मन हो सकता था तो फिर हमारे जैसे इंसानों का भी हो सकता है ना? क्यों भैया, सुबू हमसे अच्छा है क्या? सुबू बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही जेनरस किस्म का था और उसने बहुत सारे रिलेटिव्स को सपोर्ट किया था। आजकल की दुनिया में जहां पे रिलेटिव्स के को देख के हम दरवाजे बंद कर देते हैं, हम लोग अपने रिलेटिव्स को कुछ समझते नहीं हैं, वहां पे सुबू अपने दूर के पास के रिश्तेदार, दोस्त या फिर किसी सजेशन से आए हुए बंदों को अपने घर में रखता था, उन्हें सपोर्ट करता था, उन्हें खाना खिलाता था। क्या इन सारी चीजों में पैसा नहीं लगता था? लगता था, बट वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि रिटायरमेंट पे उसका क्या होगा। इतना पैसा जो वो इन लोगों पे लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है, उसे इस बात की बिल्कुल नहीं पड़ी थी। इतना चैरिटेबल नेचर का था हमारा सुबू। उसके बावजूद भी उसके एनिमीज थे, और कोई हो ना हो पर ये ऑफिस बॉय तो था। अब इसका कई कारण हो सकता है, उसकी जेनरोसिटी, उसका हर एक चीज के लिए एक अच्छा जवाब देना, तो उसकी जवाबदेही, और वो भी इतनी चीयरफुल एटीट्यूड के अंदर, उसका बॉस के साथ इतना चिपकना, उसका वो जो चापलूसी वाला बिहेवियर था, वो कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ लोगों को बहुत जेलस फील करवाता था एंड इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और बाद में ये भी बताया गया चैप्टर में कि इन लोगों में सबसे पहला नाम ऑफिस बॉय का था, बाकी की लिस्ट बहुत ब्लर है। एनीवे, अब जब आप इस सुबू को यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि सुबू एक्चुअली अपनी अटेंडेंस कहाँ लगाता होगा। सुबू अपनी अटेंडेंस लगाता था स्टोरी डिपार्टमेंट में। स्टोरी डिपार्टमेंट जहाँ पे बहुत सारे पोएट्स थे और एक लीगल एडवाइजर था, एक ऐसा बंदा जो कि एक्चुअली एक लॉयर था और इसीलिए लीगल एडवाइजर था, बट उसका यहाँ पे रोल किसी इलीगल एडवाइजर से कम नहीं था। वो इलीगल एडवाइजर क्यों था अभी पढ़ेंगे। एक्चुअली स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर का जो इलीगल एडवाइजर है, इसे ऑपोजिट कहा जाता था। ऑपोजिट कहा जाता था एक किस्से की वजह से। इसके थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच पे अगर फोकस करें तो आप देखोगे ही वॉज ड्रेस डिफरेंटली। लॉजिक पे वो बहुत डिपेंड करता था, बहुत ही कोल्ड किस्म का था। इतने इमोशनल आर्टिस्ट के बीच में ये अलग बंदा था कोल्ड लॉजिक का, ठीक है। अब इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसे इलीगल एडवाइजर कहा गया, वो सुनो। एक्चुअली बात ये हुई कि नेचुरल सी बात है यार, आप एक स्टूडियो के अंदर हो तो बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे। अब इतना है कि भाई स्टूडियोज के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर भी फिल्म बनती है, तो हम लोगों को पता है कि स्टूडियोज भी कैसे वर्क करते हैं। अब स्टूडियो में क्या हुआ कि एक एक्ट्रेस थी और उसको किसी चीज पे बहुत गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया, एक हेटफुल स्पीच जो है वो बोलना शुरू कर दिया। एक हेटफुल स्पीच शुरू कर दी प्रोड्यूसर के सामने। वो अनाप शनाप बोलती गई। इधर से हमारे लीगल एडवाइजर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और उसकी सारी की सारी टिरेड जो है वो रिकॉर्ड कर ली। वो बंदी जैसे ही रुकी, उसने एक सांस ली कि चलो अब मैं रुकती हूं, उस मिनट लीगल एडवाइजर ने उसे ये रिकॉर्डिंग सुना दी। वो बंदी एक बेचारी छोटे से इलाके से आती थी, उसे इस दुनियादारी के बारे में पता नहीं था, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, चिकनी चुपड़ी बातें, ये सब उसे समझ नहीं आता था। इस वजह से जैसे ही उसने अपने आप को सुना, वो सारे शब्द कहते हुए सुना जो उसने कहे थे,
वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसका कॉन्फिडेंस इस तरीके से चूर चूर हो गया कि उसके इतने ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का ये आखिरी दिन बन गया। और इस ब्रिलियंट करियर को एंड करने वाला और कोई नहीं, हमारा लीगल एडवाइजर था। इसी वजह से इसे इल्लीगल एडवाइजर कहा जाता था। बाकी लोगों के जैसे ये भी बॉस के काफी करीब था। अब क्योंकि बॉस के इतना करीब था तो इस वजह से बॉस ने इसको भी फिल्म मेकिंग का चांस दिया। फिल्म इसने जो बनाई वो भी फ्लॉप हो गई ना। एज ए रिजल्ट जैसे जैसे फिल्म फ्लॉप हो रही थी, जैसे जैसे चीजें ढंग से नहीं जा पा रही थी जेमिनी स्टूडियोज में, वैसे वैसे स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा। ये पहली बार होगा कि पोएट्स की जो जॉब है उसकी उनके जाने के की वजह से कहीं ना कहीं एक लीगल एडवाइजर यानी लॉयर ने भी अपनी जॉब खोई होगी। ये शायद पहली बार ही हुआ होगा। एनीवे, इसके बाद अशोका मित्रन बताते हैं कि पर यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो ने अपना प्रॉफिट बनाना बंद नहीं किया। जेमिनी स्टूडियो अभी भी लगे हुए थे, जेमिनी स्टूडियो अभी भी खुला हुआ था। अभी जेमिनी स्टूडियोज में बाकी पोएट्स आया करते थे, यहाँ पे आकर लेजर टाइम बिताया करते थे। जेमिनी स्टूडियोज के मेस की कॉफी बहुत शानदार थी और इसीलिए वो लोग आते और एक कप ऑफ कॉफी पे बातचीत करते थे। वो लोग गांधी जी को एडमायर करते थे, इनफैक्ट वो गांधी भक्त थे, खादी पहना करते थे, बट उन्हें एक्चुअली पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और इसीलिए उन्हें कम्युनिज्म समझ में नहीं आता था। इनफैक्ट जेमिनी स्टूडियोज में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द साउथ में कम्युनिज्म को गलत माना जाता था। ये माना जाता था कि एक कम्युनिस्ट इंसान इतना खतरनाक इंसान है कि अगर वो चाहे तो शायद अपनी बीवी को मार सकता है, बच्चों को मार सकता है, अपने माँ बाप को मार सकता है। एक कम्युनिस्ट इंसान का कोई भगवान नहीं होता, एक कम्युनिस्ट इंसान का कोई दीन ईमान नहीं होता। तो वो ये मानते थे। कम्युनिज्म के वो इतने खिलाफ थे, कम्युनिस्ट लोगों के वो इतने खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उनको खुद को नहीं पता था, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जीरो थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जेमिनी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे बाकी लोग आते और बाकी लोग आकर भी अपना कोई एक्ट या कोई पोएट्री या कोई स्पीच इस तरीके से प्रेजेंट करते। जेमिनी स्टूडियो के दरवाजे अब खोले गए मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के लिए। अब बेटा ये जो टाइम है, ये टाइम पर्टिकुलरली उस एरा का है जिस एरा में वर्ल्ड में चल रहा था कोल्ड वॉर। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था और दूसरी तरफ यूएसएसआर, बोले तो आज का रशिया। अब ये दोनों आमने सामने थे और ये दोनों आमने सामने आइडियोलॉजीज को लेकर थे। एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और एक कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। अब इसके चलते इन दोनों ने एक आइडियोलॉजीज का वॉर छेड़ दिया था। जो भी कंट्री जिस भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी वो उस ग्रुप को ज्वाइन करने लग गई थी और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के दो टुकड़े हुए। हालांकि एक तीसरा टुकड़ा भी निकल कर आया और उसमें इंडिया शामिल था, क्योंकि इंडिया ने ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दिया और ना ही यूएसएसआर का। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज था जिन्होंने इस वॉर को खत्म करने के लिए अर्ज किया था। बट जिस टाइम पे ये वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर, इसमें कोई गोला बारूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकली लोगों को अपनी तरफ लेकर आना था, अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करके उस आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना था। तो जब ये आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी तो इस टाइम पे लोग अपनी आइडियोलॉजीज को महान बताने के लिए लोगों के पास जाते, अपने आइडियोलॉजी का प्रचार करते और उन्हें अपनी तरफ मोड़ते। और ऐसा ही ऐसे ही उद्देश्य के साथ एक इंसान जो कि एक अमेरिकन था, फ्रैंक बकमैन, उसने स्टार्ट की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। इस मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी का पर्पस ये था कि वो लोगों को एंटी कम्युनिस्ट बना दे और इसीलिए ये मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी आ पहुंची जेमिनी स्टूडियोज में। ये मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी एकदम स्ट्रेट अवे आपको एंटी कम्युनिज्म नहीं सिखाएगी। ये मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी तो इनफैक्ट एक प्ले ग्रुप था, एक प्ले ग्रुप था जिसके अंदर 20 नेशनैलिटी के 200 लोग थे, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज के। ये लोग कोई सर्कस जैसे दिखते थे, पर इनका सर्कस या फिर एनिमल से डिनर टेबल को छोड़कर कोई और वास्ता नहीं था। ना सर्कस से कोई वास्ता था, ना एनिमल से कोई वास्ता था। इनफैक्ट ये लोग तो एक प्ले ग्रुप थे और इनके 2 प्लेस बहुत ही ज्यादा फेमस थे और उन प्लेस को ही परफॉर्म करने ये जेमिनी स्टूडियोज आए थे। आमतौर पर जेमिनी स्टूडियोज में इतनी बोरिंग चीजें हुआ करती थी कि जब मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी अपने 2 फेमस प्लेस को लेकर यहाँ पर आए तो शोज पे शोज लगाए लोगों ने। मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के इन 2 प्लेस को इतना पसंद किया गया और उनके कुछ सीन, सेट्स और कॉस्ट्यूम्स को इतना लोकप्रिय बनाया गया
कि हमारी जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी है उसने इन सीन्स को, इन सेट्स को, इन कॉस्ट्यूम्स को कॉपी भी कर लिया। मैं बात कर रही हूं दो प्लेस जिनमें आता है द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोधम वैली, और इन दो प्लेस की एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट की जिसे तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने अपने बाकी ड्रामा के अंदर इंक्लूड किया, विच इज द सनराइज एंड द सनसेट सीन, जिसमें पूरा सेट एकदम वाइट कर दिया जाता था और एक फ्लूट, एक बांसुरी की मदद से सनराइज या सनसेट दिखाया जाता था। और इस चीज को ही हम लोगों ने इतना पसंद किया कि न जाने कितने शोज इसके लगाए गए। सो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी मैंने आपको बता दिया कौन था। एमआरए जो है ये एक्चुअली किस लिए आए थे? कम्युनिज्म को अपोज करने आए थे। जेमिनाई को ये बात नहीं पता थी। जेमिनाई ने अननोइंगली इन्हें सपोर्ट किया और इनकी आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट किया। अब मान लो जैसे ये बात चली गई, बात दुनिया में फैल गई कि एमआरए को सपोर्ट किया जेमिनाई ने, तो वो एक तरीके का अड्डा बन गया, एक ऐसा अड्डा जहां पे सारे लोग आएंगे जो लोग भी कम्युनिज्म के खिलाफ हैं और इस आइडियोलॉजी का प्रचार करेंगे। कुछ दिनों के अंदर फिर से जेमिनाई स्टूडियोज के जो फोन है वो खड़काएगा, ट्रन ट्रन ट्रन। अब कोई और बंदा आना था। ये जो बंदा आना था कह रहे थे कि ये पोएट है, और फिर कहा गया कि ये एक एडिटर है। अब जेमिनाई स्टूडियोज में जो लोग थे वो जिन भी नेशनल डेलीज को जानते थे, इंग्लैंड के, लंदन के, और जितने भी ऑथर्स को जानते थे, जितने भी एडिटर्स को जानते थे, जितने भी पोएट्स को जानते थे, सबको रिकॉल करके देख लिया, पर किसी को इस बंदे के बारे में कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि जेमिनाई स्टूडियोज के खबरी को भी नहीं पता होगा कि ये बंदा कौन था और कौन आने वाला था। और फिर आया वो दिन जब ये बंदा विजिट करता है जेमिनाई स्टूडियोज। ये जो इंग्लिश पोएट है ये जेमिनाई स्टूडियोज में आता है, बहुत ही टॉल, बहुत ही इंग्लिश और बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही अननोन। उसने इतनी घटिया ऑडियंस अपने जीवन के अंदर कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो ऑडियंस उसे देख रही थी, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही थी, पर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। और हमारा पोएट जो आया वो इतने खतरनाक एक्सेंट और आइडियाज के साथ आया कि सामने बैठे हुए लोग समझ ही नहीं पाए कि ये बंदा कौन था, ये क्या करने आया और ये क्या बोल के गया। इनफैक्ट इसकी वेलकम स्पीच के अंदर एसएस वसंत भी क्या बोल रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी बेसिक सी वेलकम स्पीच दे रहे थे। ये बंदा 1 घंटे कुछ तो बड़बड़ाया और चला गया। अशोका मित्रन को समझ ही नहीं आया कि ऐसा बंदा, ये जो बंदा है ये यहाँ पे आया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अरे ये बंदे का यहाँ पे आने का पर्पस ही क्या है? हम जो लोग तमिल के लिए मूवीज बनाते हैं, हम जो लोग हमारे सिंपल लोगों के लिए मूवीज बनाते हैं, हम ऐसे स्टूडियोज में एक इंग्लिश पोएट को क्यों लेके आ रहे हैं? और वो आकर क्या बड़बड़ा रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसकी ऑडियंस क्यों बन रहे हैं? बहुत ही मिस्टीरियसली आया और चला गया। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व हुई। कैसे हुई मैं बताती हूँ। अशोका मित्रन ने बताया कि फिर मुझे प्रोस राइटिंग का शौक आया। अशोका मित्रन बताते हैं कि प्रोस राइटिंग ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हल्के फुल्के दिल वाला आदमी प्रोस राइटिंग नहीं कर सकता। प्रोस राइटिंग करने के लिए जान चाहिए आपको, क्योंकि प्रोस राइटिंग का मतलब है यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, बेसिकली क्रिएट अ मैन्युस्क्रिप्ट। आप इसे पब्लिशर को सेंड करोगे और आप अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करोगे कि पब्लिशर इसे रिजेक्ट कर देगा। तो जब आप ये मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहे होगे तो आप पैसे डालकर भेजोगे कि भैया जस्ट इन केस यू डोंट लाइक दिस, मेरा ये एड्रेस है, इस पे रिटर्न कर देना। इतना दिल रखना पड़ता था प्रोस राइटर्स को। अब एक बार ऐसा ही प्रोस राइटिंग का मौका जो है वो हमारे अशोका मित्रन को मिला। एक्चुअली बात ये थी कि द हिंदू के बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट से पेज के बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट से कॉलम पे एक कॉन्टेस्ट के बारे में खबर छपी थी, और वो खबर ये थी कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है और स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसपे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के लिए हो रहा है। अब अशोका मित्रन ऐसे ही तो पैसे अपने वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो अशोका मित्रन गए लाइब्रेरी, जाकर देखा भैया कौन, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास ही थी। अब उन्होंने देखा पहले देख तो लूं कि कौन सी मैगजीन के बारे में बात हो रही है, किस पीरियोडिकल की बात हो रही है। तो उन्होंने देखा कि ये तो द एनकाउंटर की बात हो रही है। द एनकाउंटर उनके सामने पड़ी हुई थी। ये द एनकाउंटर, ये जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है, लोगों ने छुई तक नहीं थी। बाबा रे, ये इतनी नहीं थी। बट
बट जब उन्होंने इस पीरियोडिकल के पीछे अपने एडिटर का नाम पढ़ा तो वो एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। ये नाम पढ़ते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके दिमाग में बत्ती जग गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई दूर का भाई उन्हें मिल गया। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, एक सिरे पे एक भाई कुछ गाने के बोल गा रहा है, दूसरे सिरे पे बिछड़ा हुआ भाई किसी गाने के बोल गा रहा है, एंड देन मूवी में वो दोनों आकर मिलेंगे एंड देन साथ में वो गाना गाएंगे। वो वाला जो सीन था ना, वो यहाँ क्रिएट हो रहा था, वो सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें उनका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ये तो वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था, ये तो वही पोएट था जिसको हम बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, और ये पोएट एडिटर है द एनकाउंटर का। चलो भैया, मेरे को तो ये मैन्युस्क्रिप्ट इसे जरूर भेजनी चाहिए, वो भेज देते हैं, ठीक है। बहुत सालों बाद जब हमारे अशोका मित्रन रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास टाइम बहुत होता है और पैसे बहुत कम, और इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी सस्ती चीज होती है ना, उससे अट्रैक्ट होकर उसे खरीद लेते हैं। अब वो टाइम था जब रशियन रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और इसीलिए बुक्स पे स्टूडेंट्स के लिए ऑफर निकाला गया था, और बुक्स जो है वो 50 पैसे में मिल रही थी। तो अशोका मित्रन ने एक बुक खरीदी जो 50 पैसे की थी, और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब इस द गॉड दैट फेल्ड के अंदर 6 बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों के द्वारा लिखे गए 6 बहुत ही कमाल के एसेज हैं, जिसमें वो अपनी जर्नी एक्सप्रेस करते हैं इनटू कम्युनिज्म एंड देन आउट ऑफ इट। अब इन 6 लोगों में इग्नाजियो से लेकर, अर्थर से लेकर, आपको लुई फिशर से लेकर स्टीफन स्पेंडर तक सब मिलेंगे। जैसे स्टीफन स्पेंडर उन्होंने वहां पर पढ़ा तो उन्हें एकदम से समझ में आ गया, स्टीफन स्पेंडर ने द गॉड दैट फेल्ड के लिए ऐसे लिखा है। इससे उनको एक्सप्लेनेशन मिला दैट द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बिहाइंड हिज विजिट। इससे उन्हें एक्सप्लेनेशन मिला कि अच्छा, ये जब जेमिनी स्टूडियो में आया था, ये 1 घंटे जब बोला था तो इसने अपनी जर्नी एक्सप्रेस करी थी कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ गया और फिर कम्युनिज्म से निकला। जस्ट बिकॉज ये बात लोगों में फैल गई होगी कि जेमिनी स्टूडियोज अपोज करते हैं कम्युनिज्म को, एंड दैट इज व्हाई इसने हमें विजिट किया था। तो एंड में जाकर स्टीफन स्पेंडर की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाती है। इसके साथ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हमें चैप्टर को रिकॉल करना है, रिकॉल करके समरी लिखनी है 150 वर्ड्स में, एंड देन उसे इस समरी के साथ मैच करना है। आई जस्ट रीड इट आउट लाउड फॉर यू। Poets and Pancakes presents a humorous yet critical picture of life at Gemini Studios. Ashoka Mitran uses personal anecdotes to expose the artificiality of the film industry and the marginalization of true creativity. बहुत ही अच्छी लाइन है, you can use this in your answer. The excessive use of pancake symbolizes superficial glamour, while characters like the frustrated office boy and successful Subbu represent failure and adaptability respectively. Through episodes involving the legal advisor, the moral rearmament army, and poet Stephen Spender, the author highlights political ignorance and cultural disconnect. The chapter gently criticizes human ego, misplaced ambition, and institutional absurdities. Written in a rambling conversational style, the narrative combines humor with irony to show how art survives only when it adjusts to the commercial demands. बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है ये चीज, प्लीज इसे याद कर लेना। और जब भी नरेशन या राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आए अशोका मित्रन के या पोएट्स एंड पैनकेक्स के, प्लीज राइट दिस। रिटन इन अ रैम्बलिंग कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, द नरेटिव कंबाइंस humor with irony to show how art survives. आर्ट तभी सर्वाइव करती है जब वो कमर्शियल डिमांड्स के साथ एडजस्ट करके चलती है। मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके यहाँ पे डाल दिए। लेट मी टेल यू, जो एमसीक्यूज है ये थोड़े हॉट्स टाइप के हैं, तो इनको करने में आपको काफी मजा आएगा। एंड में मैंने इनके आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं, बिकॉज ये चैप्टर नया है, एज इन बहुत बार पूछा नहीं गया है पेपर में, इस वजह से इस पे आपको क्वेश्चन बैंक थोड़ा वाइड चाहिए था। इसीलिए I've included 10 short answer type questions and 10 long answer type questions adhering to the word limit. ठीक है, तो आपको वो मिल जाएंगे. It will help you, create inspiration for your
आंसर्स. And then इसके बाद में there are some commonly asked questions in CBSE examinations. So you can also have a look here. आपके OG notes इसके साथ में complete हो जाते हैं and I will post these notes on my Telegram channel, Learn with Shipra. If you aren't following it, please follow it. It's going to help you a lot. Okay, and that's it for this chapter. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, मेरा नरेशन पसंद आया, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज प्लीज प्लीज, एंड ऑफ कोर्स आपका फीडबैक कमेंट्स में डाल दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.